नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां। हाँ, इसमें दो छोटे छोटे अंश हैं, गिन्नी का सोना और ज़ेन की देन। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो ज्यादातर सवाल जवाब और समरी जैसी है, पर हम कोशिश करेंगे कि इन सीधी सादी लगने वाली बातों के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उन तक पहुंचें। हाँ, और देखें कि आज की जिंदगी से इनका क्या लेना देना है। कैसे आदर्शों और असलियत में तालमेल बिठाएं, या फिर ये जो भाग दौड़ है दुनिया की, इसमें शांति कैसे मिले। सही कहा। ये आदर्शवाद, व्यवहारिकता और फिर वो मन की शांति, वर्तमान में जीना। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि शायद ये दोनों हिस्से कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। देखते हैं आज की बातचीत में ये खुलता है या नहीं। द सोना और गिन्नी का सोना, क्या फर्क बताया गया इनमें? आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि जो शुद्ध है वही बेस्ट है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही ये उदाहरण मजेदार हो जाता है। देखिए, पाठ कहता है कि शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट वो सबसे खरा है, कोई मिलावट नहीं, पर वो नरम भी होता है। अच्छा। हाँ, आसानी से मुड़ जाता है, शायद गहने बनाने के लिए उतना क्या कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी तरफ है गिन्नी का सोना। हाँ, उसमें तांबा मिला होता है। बिल्कुल, उसमें थोड़ा तांबा मिला देते हैं। अब इससे दो बातें होती हैं, एक तो वो ज्यादा चमकता है और दूसरा वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ बन जाता है। तो यहाँ सीधा सीधा एक एक तरह का विरोधाभास है। शुद्धता बनाम मजबूती और व्यवहारिकता। सही पकड़ा। तो ये सिर्फ सोने की बात नहीं है, ये एक इशारा है, एक प्रतीक। अच्छा, तो फिर इसी लॉजिक से शुद्ध आदर्शों को शुद्ध सोने जैसा और व्यावहारिकता को तांबे जैसा क्यों कहा गया? क्या मतलब है इसका कि शुद्ध आदर्श जो हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। पाठ का तर्क ये है कि जो एकदम शुद्ध आदर्श है, जैसे पूरी ईमानदारी या परम सत्य या बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करना, ये बिल्कुल शुद्ध सोने जैसे हैं, अपने आप में महान, सबसे ऊंचे मानवीय गुण। हाँ, वो तो है। लेकिन शायद रोजमर्रा की जो उलझी हुई जिंदगी है, उसमें उन्हें बिल्कुल वैसा का वैसा लागू करना मुश्किल हो सकता है। जैसे? शुद्ध सोने के गहने आसानी से टूट सकते हैं। अच्छा। तो पाठ कहता है कि जब इन ऊंचे आदर्शों में थोड़ी सी व्यावहारिकता यानी वो तांबे वाला हिस्सा मिलाया जाता है, तो शायद वो ज्यादा मजबूत बनते हैं, ज्यादा टिकते हैं और शायद ज्यादा लोगों के लिए मानने लायक बन जाते हैं। पर यहाँ एक बहुत बारीक सी लाइन है। और शायद शायद यहीं वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वाली बात आती है। श्रोत में इसका जिक्र है। ये कौन लोग होते हैं? क्या ये वो हैं जिन्होंने अपने आदर्शों से समझौता कर लिया? नहीं नहीं, पाठ इससे समझौते की तरह नहीं देखता, बल्कि एक ऊंचे संतुलन की तरह। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वो है जो आदर्शों को छोड़ता नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि उन्हें असलियत में जमीन पर उतारने का रास्ता ढूंढता है। वो समझता है कि दुनिया सिर्फ सफेद और काली नहीं है, इसमें बहुत कुछ बीच का भी है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, वो व्यावहारिकता के नाम पर आदर्शों का लेवल नीचे नहीं गिरने देता। श्रोत में गांधी जी का उदाहरण है जो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, गांधी जी का उदाहरण। उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट क्यों कहा गया? उनका लक्ष्य तो आज़ादी था। वो तो एक बहुत बहुत ऊंचा आदर्श था। बिल्कुल था, आजादी अपने आप में एक परम आदर्श। लेकिन गांधी जी को पता था कि इस आदर्श तक पहुंचने के लिए करोड़ों लोगों को साथ लेना पड़ेगा। हाँ, वो तो था। अलग अलग सोच के लोगों को जोड़ना होगा, अंग्रेजी हुकूमत की जो पेचीदगियां थी उनसे निपटना होगा। ये सब व्यवहारिकता की मांग करता था। लेकिन क्या उन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे अपने मूल आदर्श छोड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई लक्ष्य पाने के लिए कोई भी तरीका अपना लो, बल्कि जैसा स्रोत कहता है, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि व्यवहारिकता को ऊपर उठाकर आदर्शों के लेवल तक लाया जाए। ये बहुत गहरी बात है। व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर तक उठाना, ना कि आदर्शों को नीचे गिरा देना व्यवहारिकता के लिए। आजकल तो ज्यादातर उल्टा ही सुनाई देता है। प्रैक्टिकल होने का मतलब ही लोग समझते हैं कि आदर्शों को किनारे रख दो। और बस यही वो खतरा है जिसकी तरफ स्रोत इशारा कर रहा है। पाठ कहता है कि समाज के जो टिकने वाले मूल्य हैं, ईमानदारी है, सच्चाई है, दया है, भाईचारा है, ये सब आदर्शवादी लोगों की तो देन है। सही बात है। व्यावहारिकता की तारीफ बहुत ज्यादा होने लगती है जब बस नतीजों और फौरी लाभ पर ही सारा ध्यान टिक जाता है, तो धीरे धीरे इन प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों की जिंदगी से भी आदर्श हटने लगते हैं। फिर बस व्यवहारिक चालाकी बच जाती है
और जो असल आत्मा थी वो कहीं खो जाती है। ये एक धीरे धीरे होने वाला पतन है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। स्रोत में वो एक पर्सनल अनुभव वाला किस्सा भी था ना, लेखक के सामने वो दुविधा थी कि दोस्त नकल कर रहा है, टीचर को बताऊं जो कि शुद्ध आदर्श होता, या दोस्त को समझाकर पर्चे फेंक दूं जो थोड़ा व्यवहारिक तरीका था। ये छोटी सी घटना भी इसी बड़ी कश्मकश को दिखाती है ना, जिसका सामना हम सब करते हैं शायद। बिल्कुल, वो उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी में इस उलझन को सामने ले आता है। क्या हमेशा नियम का अक्षरशः पालन ही सही है, या कभी-कभी इंसानी रिश्तों और हालात को देखकर थोड़ा लचीला होना पड़ता है? और अगर लचीला होना है तो कितना, कहाँ वो लाइन खींची जाए जहाँ व्यवहारिकता सिद्धांत से ऊपर न चली जाए? ये सवाल आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। वाकई। और शायद शायद जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जब ये व्यावहारिकता और नतीजों की रेस बहुत तेज हो जाती है, तो हम उस हालत में पहुंच जाते हैं जिसका जिक्र दूसरे हिस्से ज़ेन की देन में है। ये हमें जापान ले जाता है। लेखक को लगता है कि लोगों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगा हुआ है। ये क्या माजरा है? पाठ बताता है कि उस समय जापान जो था वो अमेरिका के साथ एक बहुत तेज आर्थिक दौड़ में था। हाँ, कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन। आगे निकलने की होड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग महीने भर का काम एक दिन में निपटाने की कोशिश कर रहे थे। दिमाग हर वक्त या तो भविष्य की प्लानिंग में या बीते हुए कल के विश्लेषण में दौड़ रहा था, जैसे कोई मशीन हो जो बंद ही ना हो। और नतीजा? जबरदस्त मानसिक तनाव, अकेलापन, एक अजीब सी बेचैनी, जैसा कि पाठ में लिखा है। हाँ, वो लाइनें तो मतलब हिला देती हैं। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। ये आज के समय में भी कितना सच लगता है। भले ही वो जापान का संदर्भ हो, पर हम सब कहीं ना कहीं ये अंतहीन दौड़ और दिमागी शोर महसूस करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और इसी दिमागी शोर और तनाव के बीच एक बिल्कुल उल्टे अनुभव का जिक्र है, जापान की पारंपरिक चाय पीने की विधि, चा नो यू, टी सेरेमनी। ये सिर्फ चाय पीना नहीं है, ये एक तरह का ध्यान है। अच्छा, इस टी सेरेमनी के बारे में स्रोत क्या कहता है? ये होती कहाँ है, कैसी जगह होती है, और इसमें इतना खास क्या है? स्रोत बताता है कि ये सेरेमनी अक्सर एक शांत, अलग-थलग सी जगह पर बनी पर्णकुटी में होती है। पत्तों या घास फूस की बनी एक छोटी सी कुटिया, जिसे चाशित्सु कहते हैं। पर्णकुटी। हाँ, इसकी खास बात है इसकी सादगी और शांति। अंदर सजावट बहुत कम होती है ताकि ध्यान बाहर की चीजों पर न जाए। और सबसे जरूरी बात, एक बार में सिर्फ 3 मेहमानों को अंदर आने दिया जाता है। सिर्फ 3? क्यों? क्योंकि मकसद है भीड़ और शोर से दूर एक गहरा सन्नाटा और शांति बनाए रखना। यहाँ बाहर की दुनिया की भागदौड़ बिल्कुल थम जाती है। और वो जो चाय बनाते हैं, चाजीन, उनका जिक्र भी बड़े काव्यात्मक ढंग से है। कहा गया है कि उनकी हर हरकत से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। ये सुनने में बड़ा शांत और सुंदर लगता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जय जयवंती हमारे शास्त्रीय संगीत का एक बहुत शांत और गंभीर राग है। तो ये तुलना दिखाती है कि चाजीन जो भी करते थे, मेहमानों के आने पर झुककर नमस्ते करने से लेकर अंगीठी जलाने, पानी उबालने, बर्तन पोंछने और फिर बहुत ध्यान से प्यालों में चाय डालने तक, हर काम में एक गरिमा थी, एक शांति थी, एक लय थी। वाह! इतने सलीके और ठहराव से होता था, जैसे कोई पूजा या ध्यान चल रहा हो। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई फालतू की हरकत नहीं, हर काम अपने आप में पूरा था। ये देखकर ही मन शांत होने लगता है, जैसे कोई मीठा संगीत सुन रहे हों। यही उस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है, धीमापन, सजगता और वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद होना। तो जब लेखक ने इस माहौल में इस तरह से चाय पी, तो उन पे क्या असर हुआ? वो जो स्पीड वाला इंजन दिमाग में लगा था, उसका क्या हुआ? वो उनके लिए एक बिल्कुल बदल देने वाला अनुभव था। उन्होंने महसूस किया कि उनके दिमाग की जो रफ्तार थी, जो हमेशा भूतकाल या भविष्यकाल में भागता रहता था, वो पहले धीरे धीरे कम हुई। अच्छा। और फिर जैसे एकदम रुक सी गए, मन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। और सबसे अजीब बात ये हुई कि भूतकाल की यादें और भविष्य की योजनाएं दोनों जैसे गायब हो गए। गायब हो गए? हाँ, जैसे वो थे ही नहीं। उन्हें लगा कि समय जैसे ठहर गया है और वो वर्तमान के अनंत विस्तार में जी रहे हैं। ये एक बहुत ही दुर्लभ अनुभव था, सिर्फ और सिर्फ इसी पल में होने का। अनंत काल में जी रहे हैं, ये सुनने में कितना गहरा है। और यहीं से वो बात निकलती है कि सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए।
भूत और भविष्य को मिथ्या क्यों कहा गया है, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हम तो हमेशा पिछले अनुभवों से सीखते हैं और भविष्य की प्लानिंग करते हैं। सही है, मुश्किल लगता है। पाठ का तर्क ये है कि हम अक्सर या तो गुजरी बातों के अफसोस में या उनकी यादों में फंसे रहते हैं, हाँ, होता है। या फिर आने वाले कल की चिंताओं और सपनों में खोए रहते हैं। ये दोनों ही हालतें हमें अभी से, इस पल से काट देती हैं। गुजरा हुआ कल तो बदल नहीं सकता, उसकी यादें हमें दुखी कर सकती हैं, पर हम उसमें जी नहीं सकते। सही बात। और आने वाला कल अभी आया ही नहीं है। उसकी कल्पनाएं या तो हमें बेकार की चिंता देती हैं या ऐसे सपनों में उलझा देती हैं जिनके लिए हम अभी इस पल में कुछ करते नहीं। तो एकमात्र सच्चाई, एकमात्र हकीकत जहां हम सच में जी सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो यही क्षण है, वर्तमान। टी सेरेमनी इसी वर्तमान पल में पूरी तरह होश के साथ जीने का एक अभ्यास है, एक तरीका है उस भागते हुए मन को ठहराव देने का। तो अगर हम इन दोनों हिस्सों को जोड़कर देखें, गिन्नी का सोना हमें आदर्श और व्यावहारिकता के बीच वो मुश्किल संतुलन साधना सिखाता है कि सोने की खूबसूरती भी रहे और तांबे की मजबूती भी आ जाए। हाँ, और झीन की देन उस तेज रफ्तार जिंदगी का नतीजा दिखाती है, जो शायद तब पैदा होती है जब व्यावहारिकता यानी सिर्फ दौड़ते रहना आदर्शों पर यानी शांति और ठहराव पर हावी हो जाती है और फिर उस रफ्तार से बचने का एक तरीका बताती है, वर्तमान में जीना। हाँ, ये जुड़ाव बहुत जरूरी है। शायद जीवन की वो बेतहाशा रफ्तार और दिमागी तनाव, ज़ेन की देन, उसी बिगड़े हुए संतुलन का नतीजा है जिसकी चेतावनी गिन्नी का सोना में दी गई थी। अच्छा। जब व्यावहारिकता, मतलब सिर्फ आगे बढ़ने की धुन, इतनी बढ़ जाती है कि आदर्श, शांति, इंसानी मूल्य ये सब पीछे छूट जाते हैं, तब शायद हमें चाउनो यूं जैसे ठहराव की जरूरत महसूस होती है। एक तरह से देखें तो टी सेरेमनी उस खोए हुए बैलेंस को वापस पाने की एक आध्यात्मिक कोशिश है। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। इससे एक सवाल उठता है मन में, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। ज़ेन की दिन हमें सिखाती है कि वर्तमान ही सच है और टी सेरेमनी उसका एक तरीका है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम बिना किसी ऐसी खास सेरेमनी के अपनी रोज की जिंदगी में ही जानबूझकर होश के साथ वर्तमान में ठहरने की कोशिश करें? अच्छा सवाल है। और अगर हम ऐसा कर पाएं, तो क्या ये हमारी मदद कर सकता है उस गिन्नी के सोने वाली दुविधा में, यानी आदर्शों और व्यावहारिकता के बीच सही संतुलन ढूंढने में? ये बहुत ही मौजू और गहरा सवाल है। क्या वर्तमान में जीने का अभ्यास हमें ज्यादा समझदारी से फैसले लेने में मदद कर सकता है? क्या इससे हम बेहतर समझ पाएंगे कि कब व्यावहारिकता जरूरी है और कब आदर्शों पर टिके रहना ज्यादा जरूरी है? इस पर यकीनन सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है। ये अभ्यास शायद हमें वो अंदरूनी स्पष्टता दे जिसकी आज की इस उलझी हुई दुनिया में हम सबको तलाश है। इस गहरी और वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि स्पर्श के इन अंशों पर हुई हमारी ये पड़ताल सुनने वालों के लिए भी उपयोगी रही होगी और उन्हें कुछ सोचने को मिला होगा।